हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी बात कही है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। यानी कि दुनिया तो गिराने में लगी ही रहती है, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत रखना है, दिल को ये सिखा कर रखना है कि नहीं, कि एक बार और कोशिश कर लें, शायद सफलता हमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हम पॉलिटी में पढ़ रहे थे ताज का शासन, जिसमें हमने ताज के शासन के अंतर्गत हमने भारत शासन अधिनियम 1857-58 का देखा, और उसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। उसके बाद आगे आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या कुछ होता है, और भारत की परिस्थितियाँ ब्रिटेन के मुताबिक किस तरीके से बदलने की कोशिश की जाती है, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत किस तरीके से देश आगे चलता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे बिना किसी बातचीत के आज का क्लास, भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, जैसा कि 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया, उसी प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेक जो थे वो भारत में इंग्लैंड के राज सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वाइसराय थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले वीडियो यानी कि 1857-58 के एक्ट के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भारत में राज सचिव का गठन किया था। उसी में मॉन्टेग एक भारत के राज सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा। यानी कि यह अधिनियम जो है भारत में जो स्वशासन की मांग कर रहा था कि भारत में स्वशासन होना चाहिए, भारत का शासन होना चाहिए, भारत के लोगों का शासन होना चाहिए, उसका पूरा करने में वह समर्थ रहा, क्योंकि अंग्रेज या ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था कि भारत आज़ाद हो, भारत में स्वशासन हो। लेकिन कुछ भारत के योद्धा थे जो उसके ऊपर भी कार्य कर रहे थे कि नहीं, हम भारत को आज़ाद कराएंगे। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ेंगे। आप अगर चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अपनी सीरीज़ में इस बारे में उसका पूरा वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि आपकी अभी तक डिमांड पूरी करते आए हैं, आगे भी करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली ने राष्ट्रवादियों को स्वतंत्र आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया था। यानी कि जो सांप्रदायिकता का बीज मार्ले मिंटो सुधार ने बोया था, उसको और ज़्यादा उस मतदान प्रणाली ने राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया। यानी कि जो सुधारवादी या आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन और ज़्यादा उग्र होने लगे, और वो उस पर और ज़्यादा तीखी कार्रवाई करने लगे, और इंग्लैंड मतलब अंग्रेजों के द्वारा उसको दबाया लगातार जाता रहा। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम में को लगभग 20 अगस्त 1917 को घोषणा की गई थी। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। दोस्तों, इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं, कि हाँ, जो भारत के लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और भारत के लोगों के लिए कार्य करे, और भारत के प्रति उत्तरदायी हो। अगर कोई गलती होती है तो उसके प्रति वो उत्तरदायी हो। लेकिन दोस्तों, हम अगर इतिहास की चर्चा करें इसी समय की, तो जो रॉलेट एक्ट आया, और जनरल डायर के कहने पर जब वहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड किया गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली उस समय, बल्कि जनरल डायर को वहाँ पे सम्मानित किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी इतिहासकार और जो भी कहते हैं कि ब्रिटेन वालों ने वादा बहुत किए लेकिन निभाए एक भी नहीं, है ना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतीय नियमों में परिवर्तन करते हुए केंद्र का प्रांत पर नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन चल रहा था देश के अंदर ब्रिटेन का, कि एक जगह बैठकर गवर्नर और जो राज्य सचिव है वो बैठकर एक ही जगह पर अपना कार्य कर रहे थे, उसको
समाप्त किया मतलब कि कम किया गया, और जो वहाँ के प्रांत की सत्ताएं थी, प्रांत के गवर्नर थे, प्रांत के राजा थे, उनको थोड़ा सा ढील दी गई, उनके नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई, उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई, आप इस तरीके से कह सकते हैं। परंतु सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, यानी कि जो एक तरीके से कहें तो केंद्र जो महत्वपूर्ण फैसले ले रहा था वो लेने का हक केंद्र के पास में ही था, यानी कि केंद्र ही सेंट्रल में रहा, लेकिन थोड़ी बहुत ढील उनको दी गई किसी भी अपने नियमों में बदलाव करते हुए। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया। जो प्रांत के विषय थे, यानी जिन प्रांतों को उन्होंने छूट दी, उसमें उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा। नंबर 1 हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। ठीक है, हस्तांतरित विषय कौन से थे कि इन विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और वह विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह लेता था, यानी कि जो विधान परिषद जो उत्तरदायी थी विधान परिषद के उत्तरदायित्व मंत्रियों की, यानी कि जो मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, मंत्री होते थे, गवर्नर का शासन होता था उन विषयों पे और उनकी सलाह पर वो कार्य करता था। ठीक है, आरक्षित विषय, इसमें गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, यानी कि इसमें गवर्नर कार्यपालिका की, यानी कि इधर क्या है दोस्तों, विधायिका का सहयोग लिया जा रहा है। अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करें, इसमें हस्तांतरित विषय में विधायिका का सहयोग लिया जा रहा है और आरक्षित विषय में कार्यपालिका का, और कार्यपालिका वहां की विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन कहा गया। ठीक है, इसमें इसी को द्वैत शासन कहा गया, क्योंकि एक तरफ विधायिका कार्य कर रही है, एक तरफ कार्यपालिका कार्य कर रही है, एक तरफ विधायिका उत्तरदायी है, कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं है, और उनको विषयों को बांटकर केंद्र और प्रांत की शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा था। इसको उन्होंने द्वैत शासन कहा गया। देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष निर्वाचन भी इसी अधिनियम की देन है, यानी कि देश के अंदर जो भी लोकसभा राज्यसभा का गठन होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो भी इसी अधिनियम के अंतर्गत, इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया देश को। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है कि हमें पिछले भारत शासन के अधिनियम या रॉयल एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है, ध्यान तरीके से पढ़ना है, जिनका हमारे वर्तमान संविधान में प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है क्योंकि इसी के आधार पर हमारे लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है। तो इसका थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि ये किस एक्ट के द्वारा आया, तो ये 1919 के एक्ट में आया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार भारत में लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। ठीक है, और दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। ठीक है, मतलब बहुसंख्यक सदस्य, मतलब ज्यादातर सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया, परंतु वर्तमान में राज्यसभा में हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है और लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक था, यानी कि इसमें एक बड़ा बदलाव आया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसमें पहले 6 के 6 लोग अंग्रेज होते थे, अब उसमें कह दिया गया कि नहीं, उसमें 3 सदस्य भारतीय हो सकते हैं। आपने पिछली बार देखा था कि एक सदस्य को उसमें बनाया गया था सबसे पहले 1909 वाले एक्ट में। आपको उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि किसको बनाया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला वीडियो भारत शासन अधिनियम 1909 देखिए। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी 6 में भी एक कंडीशन थी कि दोस्तों कमांडर इन चीफ का जो पद होगा वो भारतीय को नहीं मिल सकता था, यानी कि अब बचे 5 पद। ठीक है, परिषद में से, कार्यकारी परिषद में 6 पद थे, जिसमें कमांडर इन चीफ का पद भारतीय नहीं हो सकता था। तो अब कितने पद बचे? अब 5 पद बचे। अब इन 5 में से 3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किए गए। इस अधिनियम ने संपत्ति और कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार प्रदान किया, यानी कि जिनके पास जितनी अधिक संपत्ति है उन्हें वोट डालने का अधिकार है, जो टैक्स पे करते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है, या जो पढ़े लिखे वर्ग है उसे वोट डालने का अधिकार था। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग उन्होंने डिवाइडेड एंड रूल करना चाहा था अंग्रेजों ने। ठीक है, इसमें भारत के उच्चायुक्त के कार्यालयों का सर्जन किया। ठीक है, भारत में उच्चायुक्त का जो कार्यालय है उसका सृजन, उसको लाया गया, और भारत सचिव के कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिए गए, यानी कि कुछ काम जो थे वो
उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। ठीक है, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, यानी कि राज्य भी अपना अलग बजट बना सकता है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य को बजट बनाने का अधिकार कब दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, किस वायसराय के शासन में दिया गया। ठीक है ना, तो आपको ये बात याद रखनी है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आया था। ठीक है, 1919 में। अगर आप 1919 याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ याद रहेगा। इसमें राज्य विधानसभाओं में पहला बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया, यानी कि राज्य की जो विधानसभा है, जैसे कि वर्तमान में हमारे राज्य हैं उनकी विधानसभाओं को में उनका बजट पास होता है, लेकिन उतना हाईलाइटेड नहीं होता है जितना केंद्र का बजट हाईलाइट होता है, क्योंकि उसमें टैक्स का जो स्लैब दिया होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी बजट का, चूँकि टैक्स का निर्धारण इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, जो भी कुछ टैक्सेस हैं वो सभी का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है लोगों के द्वारा और हमारे परीक्षाओं की नज़र से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं का बजट स्वयं बनाने का लिए अधिकृत किया गया, मतलब राज्य की विधानसभा अपने राज्य के लिए बजट बना सकती थी। वैधानिक आयोग भी इसी 1919 अधिनियम के लिए देन है, यानी कि 1919 का जो एक्ट था उसके अनुसार, उसके द्वारा ही वैधानिक आयोग भी भारत में गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की क्लास, भारत शासन अधिनियम 1919। धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर अपनी वीडियो चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपनी सीरीज़ छोटी मगर बड़े काम की बातों में उसका पूरा सहयोग करेंगे और आपको पूरा उसकी क्लास प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।